क्यों कर रहे हो? पीछे क्यों बैठे हो? तो ठंड लगती है। पिछले क्लास में नहीं लग रही थी ठंड? करके तो आए हो ना होमवर्क? तुम करके आए हो? तुम अपने भाई के पास क्यों नहीं बैठते? एक्सरसाइज 6.1 बताइए डाउट्स। 9th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया है भाई, और बता दो एक साथ। 6.1 में 9th के अलावा कोई डाउट? क्या है ना क्वेश्चन नंबर 9 में भाई, किसी से नहीं सर हुआ? 3। सर क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 9th में बोला गया infinity long wire carrying current I naught along z axis, find the flux through the right angle isosceles triangle region coplanar with the wire. Okay. तो फ्लक्स नहीं देख पा रहे क्यों? कंपोनेंट किसका? देखो ट्रायंगल कैसे बताया गया है आपको? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस a बोली गई है, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा थीटा, इसको भी थीटा कह सकता हूँ मैं। 90 दिया हुआ है तो थीटा कितना हो गया? 45 हो गया। और खुशी की बात है ये तो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस आगे चले जाते हैं, मान लो वायर से ले लो चाहो तो, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। x पे जाओ और dx थिकनेस की स्ट्रिप ले लो, और कर ही क्या सकते थे, इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं छोटा सा फ्लक्स डी फाई, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई एक्स इंटू एरिया, छोटा सा एरिया लिखना है आपको, है ना। एरिया कितना हो जाएगा बताओ? ये लेंथ चाहिए आपको, यहाँ पे अब ये हमें पता है कितना है, x माइनस ए, तो ये कितना होगा? ये भी तो x माइनस ए होगा, 45 डिग्री है क्योंकि। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 2 टाइम्स x माइनस ए इंटू थिकनेस क्या है, इसे इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक बताओ? इसमें पूरी क्लास लौट गई थी। आगे थर्ड, क्या 2 में भी है? 2 में डाउट है? 3 में डाउट है। A square loop of wire of side length 10 cm place 45 degree magnetic field changes 0.7 the induced EMF and तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? ईएमएफ चाहिए ना आपको, ईएमएफ क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो पहले फ्लक्स कितना था? बी डॉट ए, ये चाहिए आपको। 45 डिग्री का एंगल बताया गया है दोनों के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0.1 to 0 in 0.7 सेकेंड्स। आपको डीबी बाई डी टी पता है ना सीधे सीधे से, तो यहाँ में क्या लिख सकता हूँ? डी बाई डी टी बी ए कॉस 45 डिग्री। तो ए तो बाहर आ गया स्क्वायर के लूप का, कॉस 45 भी बाहर आ गया, इंटू यहाँ बचा डीबी बाई डी टी। एरिया कितना हो जाएगा? साइड स्क्वायर इंटू कॉस 45 इंटू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन टाइम लगा, ये ईएमएफ आ जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा?
बहुत ही आसान सवाल। जिनका डाउट था क्लियर हुआ? यस सर। एक्सरसाइज 6.2 बोलो। एग्जाम्पल नंबर 10 में हाँ कैसी बातें कर रहे हैं। एक क्वार्टर सर्कल यहाँ पे, उसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? क्या बताया सेमी सर्कल? ये है एग्जाम्पल नंबर 10, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल में डाउट। हाँ दिया है। AB की आर्क बताई गई है, क्या है? सेमी सर्कल। फिर किस प्लेन में? YZ प्लेन में है ना। तो एरिया वेक्टर किस में आ जाएगा? आई कैप में। तो एरिया लिख दो उसका जो भी है। अलग आएगा मतलब क्या है? इसमें आर्क AB पूरी एक सेमी सर्कल बोली गई है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं। कंडक्टिंग लूप ABCD अरेंज्ड है सो आर्क AB वहां पे क्वार्टर सर्कल लिख लो। जहां भी सेमी सर्कल लिखा है वहां क्वार्टर सर्कल लिख सकते हो। पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 एग्जांपल नंबर 10 में सेमी सर्कल की जगह क्वार्टर सर्कल लिखना है। अब तो समझ आ रहा है। एक्सरसाइज 6.2 एक एक करके भाई लिख लेता हूं मैं। 12, 14, 16 और बताइए। और कोई डाउट एक्सरसाइज 6.2 में? नहीं है सर 15। नो सर। 15 और कोई? No, sir. 12, 14, 15, 16, 12। A square-shaped coil of side 20 centimeters is rotating at 60 revolutions per minute in magnetic field of 100 Tesla. If the number of turns is 1000, the maximum induced EMF across the coil is. तो कॉइल के अक्रॉस आपसे पूछा है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, और स्क्वायर कॉइल दी गई है। कैसे रोटेट कर रही होगी? कुछ बताया नहीं गया। ऐसे घूमते हुए। ऐसे घूमेगी तो फिर ईएमएफ कैसे आएगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन घूम रही होगी ना शायद। वही तो। ऐसे घूमेगी तो जीरो ही आ जाएगा। ऐसे घुमाए अगर ओमेगा से, तो इस केस में क्या हो जाता है? पाई हो जाता है B इंटू A इंटू कॉस ओमेगा टी, है ना। मैक्सिमम d∅dt अगर करेंगे तो हो जाएगा BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। माइनस माइनस आएगा, पर यहाँ तो शायद मैग्नीट्यूड की बात हो रही है सिर्फ। मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी की क्या हो सकती है? तो ईएमएफ मैक्सिमम मेरे हिसाब से तो जो आ रहा है इस केस में अगर हम माने तो BA ओमेगा आ रहा है। B आपको कितना दिया गया है? 100। एरिया Sir, हो into जाएगा n number of turns. हाँ इंटू एन भी आएगा, इंटू एन हो गया 1000 इंटू एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ओमेगा 60 रेवोल्यूशंस पर मिनट। 60 into 2 by 6. अपॉन 60 Yes. 8 pi r. आ रहा है इससे आंसर? Yes, sir. यस सर। क्लियर हुआ जिसका डाउट था? उसके बाद है 14 में डाउट।
loop shown in the figure rotating angular which of the following graph correctly represents the EMF induced in the loop. तो इस समय पे आप देखो इस तरह से रीजन दिया हुआ है और यहाँ पे हिंज है और इस तरह से घूम रही है इसी के अबाउट ओमेगा से। मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो इस समय का फ्लक्स आप क्या लिख सकते हो, बी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो बी इंटू एरिया, एरिया को क्या लिख सकते हैं, हाफ थीटा आर स्क्वायर। ये होता है सेक्टर का फॉर्मूला, सेक्शन बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, पता नहीं, ठीक है। हाफ थीटा आर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास पाई। आपको क्या चाहिए, ईएमएफ का फंक्शन। ईएमएफ क्या आ जाएगा हमारे पास, डी फाई बाई डी टी, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा ये बी आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी टी, क्या है, तो ओमेगा बी आर स्क्वायर बाई 2 जो कि कैसा है, कांस्टेंट। यानी शुरुआत में तो ईएमएफ कांस्टेंट रेट से रहेगा, जैसे ये लूप अंदर घुसना शुरू होगा एक कांस्टेंट ईएमएफ आएगा। फिर क्या होगा, जब पूरा लूप अंदर आ जाएगा उसके बाद लूप बाहर जाना शुरू करेगा तो ईएमएफ क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा, तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्स। अब बस ये देख लेते हैं कि लूप को ईएमएफ कम करना शुरू करने में कितना टाइम लगेगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे जस्ट अगर एंटर करना शुरू किया था तो जब ये पूरा सेमी सर्कल यहाँ पहुंच जाएगा, बात समझ रहे हो मेरी, ये इनिशियली ये यहाँ पर होगा t इज इक्वल टू 0 पर जब ईएमएफ जस्ट आना शुरू होगा, और ईएमएफ नेगेटिव होना कब शुरू होगा, जब ये जस्ट यहाँ से बाहर निकलने वाला होगा, है कि नहीं, तभी तो फ्लक्स घटने लग जाएगा ना। तो इसमें टाइम कितना लगेगा हम ये निकाल लेते हैं। तो इसे कितना घूमना पड़ा, बेसिकली पाई एंगल घूमना पड़ा, तो टाइम जो लगेगा वो लगेगा पाई बाय ओमेगा, है ना, ओमेगा में दिया हुआ है क्या 60, तो यहाँ पे इन्होंने सीधे पाई टाइम कैसे लगेगा, पाई बाय ओमेगा टाइम लगेगा, इन्होंने ओमेगा लिखा ही नहीं है। अरे टाइम में ओमेगा तो आएगा ना, लिख लो वहाँ ओमेगा, चिपका लो ऑप्शंस में, ओमेगा लिखना भूल गए, ओमेगा दिया नहीं तो ऑब्वियसली ओमेगा आने वाला। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। पहले पॉजिटिव पाई बाय ओमेगा तक, फिर पाई से 2 पाई बाय ओमेगा तक नेगेटिव, क्योंकि तब तक घट रहा होगा, और फिर से क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद 15 में ईएमएफ और टी का है ना, ये करना ही पड़ेगा। अगर हम ओमेगा टी रख देंगे तो हाँ, तो ओमेगा टी वो फिर आ जाएगा। 15 a loop PQRS is being pulled uniformly transverse magnetic field constant speed v। यार ये तो अपन तो क्लास में भी किया था, ग्राफ बनाया था इसका। क्या डाउट है इसमें बताओ, किस पार्ट में डाउट है, मैं वो पार्ट बता देता हूँ। किसने पूछा 15 ऑनलाइन, भाई कौन है सर? सेकंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो बेटा, इसको ऐसे पुल किया जा रहा है लूप को, सभी लोग देखते हैं, बता सकते हैं कि नहीं। अगर मैं ऐसे पुल कर रहा हूँ इसको, तो इस रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस पोर्शन में 0, लेंथ और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। अरे भाई इधर जा रहा है ना लूप, लेंथ और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो इसमें ईएमएफ 0 है, इसमें ईएमएफ 0 है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो इस रॉड में ईएमएफ 0 है, सिर्फ किस में बचेगा, नहीं समझ आई बात, सिर्फ इसी में तो बचेगा, और क्या हो जाएगा, बीवीएल। उससे भी कर सकते हैं, आपको फंक्शन लिखना है तो। यहाँ मैं अगर डायरेक्टली बी ही पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बाकी पे ध्यान नहीं दे रहा, उसने बी पार्ट करने को बोला है सिर्फ, तो इस तरह भी कर सकते हैं। अरे समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं हर एक पोर्शन को देख ले रहा हूँ, मुझे ये तो समझ आ रहा है कि बी वी एल में बी वी और एल तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो ऊपर और नीचे वाले पोर्शन में तो ईएमएफ आएगा नहीं, आगे वाला पोर्शन फील्ड के बाहर है उसमें नहीं आएगा, फिर किसमें आ सकता है, पीछे वाले में।
क्लियर हुआ? Yes, sir. तो फोर्स भी निकालना होगा तो सिर्फ इसी वायर पे फोर्स निकाल लेना, BIL, है ना? 16. A copper disc of radius 0.1 meter is rotated about its center with 20 revolutions per second in uniform magnetic field with its plane perpendicular to the field EMF induced across the disc. स्क्रीन में क्या बोला जा रहा है? कॉपर डिस्क है, ऐसी कोई डिस्क होगी, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन दी प्लेन परपेंडिकुलर, और बी इस तरह से है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द रेडियस ऑफ द डिस्क इज, क्या समझ रहे हो? अंदर जा रही है मैग्नेटिक। अब बात यह है कि कैसे निकाला जाए, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाए। बताया था क्या मैंने? हाँ, तो ऐसा सोच के देखो कि आप किसी पोर्शन पे जाओ, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाओ, जैसे मैं x डिस्टेंस पे जाता हूँ और एक छोटा सा एलिमेंट में यहाँ पे कंसिडर करता हूँ dx। यही सवाल था क्या वो? ठीक है ना? तो आपको ओमेगा दिया है क्या? ओमेगा दे रखा है, ठीक है ना? ऐसा सोच के देखो कि छोटे छोटे एलिमेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो मिलाकर ही तो सेंटर और एज के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है। हम अगर जनरल अप्रोच के बारे में सोचें तो और कोई अप्रोच हमारे दिमाग में आएगी नहीं। आप क्या एलिमेंट लोगे? एलिमेंट कुछ और आप सोच भी नहीं सकते, है कि नहीं? तो हम क्या कह सकते हैं, मान लो कि छोटा सा जो लेंथ dx आपने कंसिडर किया है, या ये थोड़ा रिलेटेबल नहीं लग रहा अगर, सर इसमें हम हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते? बेटा उससे आंसर जरूर आ जाएगा, पर उसका लॉजिक क्या है वो एक्सप्लेन करने के लिए बताना पड़ेगा पहले, है ना? देखो आपने वैसे ही किया है, उससे आंसर आ गया होगा ना? यस सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं समझ रहे हो? यस सर, वो लॉजिक समझने के। हाँ देखो, तो मान लो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने x डिस्टेंस की एक रिंग कंसिडर कर ली, ठीक है ना? x रेडियस की एक रिंग कंसिडर कर ली। अब इस रिंग के अंदर वाले पोर्शन और बाहर वाले पोर्शन के बीच में मैं मान लेता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है ना? तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो डेल्टा वी। तो क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी रही होगी? अरे रही होगी ना, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं कि इस तरफ मान लो कि ई है, समझ आ रहा है? अब यहाँ पे ये थिकनेस आपको पता है x पे जाके कितनी थिकनेस है, dx थिकनेस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आई है E, इसे मैं क्या कह सकता हूँ, डेल्टा वी बाई डी एक्स कह सकता हूँ, या आप डेल्टा वी को कह सकते हो E इंटू डी एक्स, ठीक है नहीं? तो बोलो ठीक है ना? अब यहाँ पे ये एलिमेंट अगर हमने कंसिडर कर रखा है, ठीक है, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q है, ठीक है? कोई चार्ज Q तो दिया हुआ है ना हमको, बोला नहीं कि चार्ज है, चार्ज नहीं बोला, मान लो चार्ज Q है,
अगर चार्ज Q है कोई इस समय पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से आता है ये सबको पता है, चार्ज के डिफरेंस की वजह से। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से सेपरेशन होगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इस समय अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, इसका मतलब चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बैलेंस हो रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अरे है नहीं, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा एक्स इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। ये इक्वल हो रहा होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, यही तो होता है ना फोर्स। ठीक है, तो यहां से E की वैल्यू आपको मिल गई, आ गई B ओमेगा एक्स। अब आपको पता है डेल्टा V की वैल्यू ये है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एक्स। E की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ B ओमेगा एक्स डी एक्स 0 से लेके R तक, तो देखो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, R²। तो ये लॉजिक है इसके पीछे। अब आप ऐसा सोच सकते थे कि मान लो मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, और मैंने एक रॉड बस ऐसे रख दी होती और इस रॉड को घुमाया होता, तो सेंटर और एज के अबाउट कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया होता, हाफ बी ओमेगा R²। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया था बाइसिकल व्हील वाला स्पोक्स के साथ। तो अगर इनफाइनाइट स्पोक्स होंगे, अगर इनफाइनाइट स्पोक्स बनाए जाए तो वो डिस्क बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ भी वैलिड हो जाता है। ठीक है, उससे बैलेंस कर सकते हैं फोर्स। एज के अबाउट निकालना है, जब तक सेंटर पे भी कनेक्टेड है कंडक्टर। बिल्कुल हाँ। ये सेम चीज है, एक रॉड होती ना और यार ये पूरा मेटल से भर दो, वो सेम ही रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि ये सारी बैटरीज पैरेलल में आ जाती हैं। अगर मैं 4 स्पोक्स भी बनाऊँ ना, चारों बैटरी पैरेलल में आ जाती है। तो ये कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे भी कर रहे हो तुम कंफ्यूज यार। आ गया ना आंसर इससे। आगे कौन सा है इसमें, कोई बाकी और कौन सा बोला था, 16 तक ही था ना। एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3 बताइए। ट्वेंटी 26, 27 और कोई, एक्सरसाइज खत्म हो गई। 23 A rod of mass m length L is in contact with vertical rails resistance R. The horizontal magnetic pin is perpendicular to the field terminal velocity of the rod falling down. 23 में किसको डाउट था, क्या डाउट है भाई, चाहिए बिल्कुल चाहिए सर, वो मैग्नेटिक फोर्स होगा। क्या कह रहे हो, डाउनवर्ड है तो फिर रुकेगी कैसे, फिर टर्मिनल वेलोसिटी कैसे आएगी, तुम्हें कैसे पता लगा नीचे। बोलो बेटा, अरे बोलो। दोनों नीचे हैं और फिर सोचा कि अब मुझे कोई फोर्स चाहिए ताकि बैलेंस हो सके, फिर कोई फोर्स नहीं मिला तो उसे डाउट बना लिया। बहुत तगड़ा टैलेंट है तुमने तो। तुमने नीचे अपनी मर्जी से चूज किया था, ऊपर कर लेते ना उसे अपनी मर्जी से, समस्या खत्म हो जाएगी। ये लो, अब आई को क्या लिखना है, BVL/R, बी जहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी है। ये लो बैलेंस कर दिया, आ गया आंसर बी का। बाद है क्वेश्चन नंबर 26 में डाउट, magnetic field in a cylindrical region is given by this, find the EMF across rod AB as shown in the figure।
ये किससे हुआ? किसी से हुआ है 26? यस सर। क्या किया? सर पहले एक आर्क अज्यूम किया, उसका एरिया निकाला, फिर ईएमएफ उसमें फाइंड कर दिया AdB/dt से। क्या बात है, सही है। चलो, ये पॉइंट ए बताया गया है, ये पॉइंट बी बताया गया है ना। ये रेडियस है आर, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। तो पहले तो लोगों को चमकेगा ही नहीं कि सवाल चाह क्या रहा है। सवाल में पूछा गया है कि बी आपको दे दिया गया है, बी इज अल्फा टी, यानी टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। तो ईएमएफ ए और बी पॉइंट के अक्रॉस कितना होगा? पहले मुझे बताओ क्यों होगा? फील्ड में तो है ही नहीं रॉड, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होगा? शिंदे साहब क्या कर रहे हो? मास्क क्या, सफोकेशन हो रहा है? किसने? आओ यहाँ बैठो, देखो एसी की हवा आएगी। करके आए हो सॉल्व? आ जाओ फिर भी आगे। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर। हमें ये बात पता है कि नहीं पता? आ रही है हवा? हाँ, तो उससे जा रहे हो, कैसे आएगी हवा? वहां बैठो ना भाई। आ रही है हवा? अभी कुल्फी जम जाएगी थोड़ी देर में, देखो। लोगों में खौफ है, लोग पीछे चले जाते हैं यहाँ बैठने के लिए। तो क्या आएगी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो कि कैसी होती है? नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मुझे ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों पॉइंट्स का बताओ, कुछ रिलेशन हो सकता है फील्ड के साथ? फील्ड के साथ पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन पता है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये क्या हो जाता है? ठीक है, अगर मैं एक सर्कल कंसीडर करूं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर होती है, ये आपको पता है। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट तक तो मुझे जाना ही पड़ेगा, ए पॉइंट तक। कुछ करके मुझे ए पॉइंट को, कहाँ जा रहा है, कुछ करके इस ए पॉइंट को सर्कल के ऊपर लेके आना है। तो मैं सेम सेंटर मानते हुए एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करता हूं जो कि सर्कुलर हो। कुछ ऐसी होगी, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये रेडियस है एक्स। क्या था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? था, ये था ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, अरे म्यू नॉट आई इन कहां से आ गया? ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। यार मैंने इतनी अच्छी कहानी सुनाई थी इससे रिलेटेड कि मुझे नहीं आता था जेई देते टाइम, तुमको आना चाहिए, तुमको तब भी नहीं आता। शायद मेरे सर ने भी ऐसे ही पढ़ाया हो। वो बेचारे पढ़ा के चले गए हो। ठीक है, इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी आता है। अच्छा, इस पूरे रेड सर्कल पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी कि अलग अलग होगी? सेम रहेगी। तो E इंटू लेंथ को मैं क्या लिखूंगा, बोलो? अरे बोलो। 2 पाई एक्स, ये मैंने x मान लिया, इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। तो d बाई डी टी ऑफ b, यानी कि अल्फा टी इंटू एरिया, किस क्या लिखा जाएगा? पाई एक्स स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर? क्योंकि फ्लक्स तो सिर्फ आर रेडियस में। क्या आ गया भाई हमारे पास? अल्फा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से E की वैल्यू मुझे मिली, अल्फा पाई तो पाई कट गया, अल्फा आर स्क्वायर बाय 2x। एक्स भी हम निकाल सकते हैं वैसे। रॉड की लेंथ दे रखी है आर, आर रूट 2 है ना एक्स। अरे मालिक, ये आर है, ये तो आर रूट 2 हो जाएगा ना एक्स। अल्फा आर बाय 2 रूट 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगा? इनटू डिस्टेंस, क्या 2r? बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस करना है, ये तो चलो बढ़िया बात है, आपको पता है। पर डिस्टेंस क्या है? ये नीचे रूट 2 तो आ नहीं रहा किसी ऑप्शन में, दुख हो रहा है मुझे सोच के।
खैर आएगा आएगा, चिंता मत करो। डिस्टेंस क्या लेंगे, वो कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव कैसी होती है, पाथ डिपेंडेंट या पाथ इंडिपेंडेंट? तो आप सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते थे अलोंग द फील्ड। यहाँ पे ये कैसी होती है, तो आपको एक्चुअल पाथ लेंथ लेनी पड़ेगी ना। तो ए से बी जाने में मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर मैं चलूँ तो ऐसे चलूंगा ना, तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भगवान आर इंटू थीटा करना है, ये 45 डिग्री भगवान ने दे दिया, 90 डिग्री टोटल बचा है, 5/2 है ना। ये √2 काटो ना यार कुछ करके। क्या गड़बड़ हो रही है, अब तो आना चाहिए, सब तो किया। पाई अल्फा आर स्क्वायर बाय अपना आ रहा है 4√2, इनका बस 4 है। आंसर क्या दिया है, फोर्थ ऑप्शन। T इंटू 2πx। क्या बेटा, रेडियस आर रूट, अच्छा रेडियस को पुट करनी है क्या अभी, R√2 आर की जगह R√2 आएगा, तो फिर आर सर आर की जगह R2। सबसे लास्ट स्टेप है ग्रीन से जो है। ऐसे लड़के होते हैं जीवन बचाने वाले। लोग बैठ गए थे, गलत है, इनको ही नहीं आता, हमको पढ़ाने आ गए। आगे यही आंसर देख लो पहले, अब तब खुश होंगे जब सही होगा। शिंदे साहब आंसर की खोल के बैठ जाओ, कॉपी उल्टी रखी है क्या, क्या खोल रखा है ये, सही है। कौन सा पेज है, अच्छा वही खोल रखा है। आंसर देखो, बताओ क्या है, देखें तुम आंसर की देख पाते हो, बताओ बताओ। तो ऐसा सवाल एडवांस में आ सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे अगर ई निकाल भी लेते तो ई इंटू 2r कर देते थे गलती से, क्योंकि डिस्टेंस क्या है 2r है, वो काम कर जाता अगर ये कंजर्वेटिव रहती तो। नहीं है तो फिर आपको पूरे पाथ लेंथ लेनी पड़ेगी। छोड़ दिया तुमने तो, और बोलो। 27 भी था डाउट, कितने लोग सच बताओ नहीं करके आए हैं, इतना बोलने के बाद भी नहीं कर पाए, क्या हुआ, कोई रीजन नहीं है, मन ही नहीं किया, शायद क्या वही हो सकता है, क्या हुआ, तुम्हारा तो पता है मुझे, तुम्हारा स्कूल का टेस्ट चल रहा है, उसके लिए भी पढ़े क्या तुम, क्या हुआ भाई, क्यों नहीं कर पाए, बहुत कम क्वेश्चन हुए, बाकी डाउट्स हैं, फॉर्मूले याद किए हैं, अभी बाकी है ना। तो जब आप वो चीज फॉलो नहीं करोगे तो बहुत डाउट्स इसीलिए रहेंगे। फॉर्मूले एक बार रटो, जितना सॉल्व हुआ उतना सॉल्व करके उनके डाउट्स को पूछ लेना आके, अलग से टाइम लेके, समझ रहे हो। बाकी तुमने किया पक्का, 27 में डाउट है, करो यार, इतना टाइम मिलता है तो करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुमने भी नहीं किया है। डाउट है 26 में, 25 में, 25 हो गया, 24, क्या है 24, बढ़िया बात, अच्छी बात है, किया है तो। 27, a charge q mass m is lying in the cylindrical region of magnetic field at point P. If the magnetic field in the region is given by B0 and P at a distance r, find the change in speed of, find the speed of the charge if magnetic field is suddenly switched off. बताओ क्या होगा, लॉजिक क्या होगा क्वेश्चन के पीछे, सर वो प्रीवियस वाला ही फॉर्मूला लग। क्योंकि 26 में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हुई थी क्वेश्चन नंबर, तो 27 में भी मोस्ट प्रोबेबली वही यूज होगा, ये कोई हिंट नहीं है,
समझ रहे हो? ऐसे नहीं सोचा जाता। यहाँ सोचने का तरीका ये है कि कोई भी चार्ज जो कि रेस्ट पर है, कोई भी चार्ज जो रेस्ट पर है उसकी स्पीड पूछी गई है, यानी वो चलने लगा। रुके हुए चार्ज को चलाने की क्षमता किसके पास है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। अरे राम, मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल सकती। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल सकती है, रुके हुए चार्ज को चला नहीं सकती और चलते हुए चार्ज को रोक नहीं सकती। तो यहां से क्लिक करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में जरूर आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो कौन सी वाली होगी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है ना? अब ये डिस्टेंस हमें बोल रखी है आर है कुछ, तो मैं क्या करूंगा, वही चीज, आर डिस्टेंस का सर्कल, आर डिस्टेंस का सर्कल कंसिडर कर लो। क्या लिख दोगे? ई डॉट डी एल, ये क्या होना चाहिए? तुम्हारे साथ रह रहे हैं, मेरी भी वही हालत, डी फाइव बाई डी टी। तो ई इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी, जो भी फ्लक्स होगा, इंटू एरिया तो फिक्स है ना, पाई आर स्क्वायर। बी चेंज हो रहा होगा, डी बी बाई डी टी। मैं मान लेता हूं कि फील्ड जो है वो बी नॉट से जीरो हो जाती है, सडनली बोला है, उस टाइम को डी टी मान लेते हैं। ठीक है, तो फील्ड रिड्यूसेस टू जीरो इन टाइम डी टी। ये सारे क्वेश्चन देखो एडवांस के हैं, सिंपल नहीं है बहुत ज्यादा। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, पहली चीज। अब जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, उसकी वैल्यू क्या होगी? क्यू। अब बात यह है कि ऐसा नहीं बहुत लंबे समय के लिए फोर्स लगने वाला है, क्योंकि तुरंत से मैग्नेटिक फील्ड गायब होगी। जितनी देर मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही होगी उतनी ही टाइम के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली जीरो हो गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी देर के लिए आई? बहुत कम टाइम के लिए। बहुत कम टाइम में उसने फोर्स लगाया और चार्ज पार्टिकल चलने लगा। अगर बहुत कम टाइम में फोर्स लगा हो तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है? इंपल्स आना चाहिए। बहुत कम टाइम में फोर्स लगता है तो उसे इंपल्स कहते हैं। ठीक है ना? तो मैं मान लेता हूं कि ये फोर्स लगा, तो जो इंपल्स जनरेट हुआ होगा dt टाइम में, जे वो हो जाएगा एफ dt, और इंपल्स होना चाहिए चेंज इन लीनियर मोमेंटम। स्पीड मान लो v इनिशियली क्या थी? 0। अब सब कुछ सिंपल है, यहां से लिख देते हैं। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी dB तो कितना है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड b नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन टाइम लगा है dt इंटू 1/2 पाई आर। ये हो गया EMF, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू चार्ज q, ये हो गया फोर्स, इंटू dt, ये हो गया इम्पल्स, ये होना चाहिए mv। यहाँ से v मिल जाएगा, dt से dt कट जाएगा, जो कि नोन भी नहीं था हमारे लिए। समझ पा रहे हो? सोचने का तरीका समझ आया कैसे सोचा गया? क्योंकि अगर रुका हुआ चार्ज कभी भी चल रहा है तो पिक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर आएगी, और टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो इम्पल्स ही सोच सकते हैं, बहुत छोटा टाइम। आगे भी था, दिया था, कहां तक दिया था? एक्सरसाइज 6.4। सिक्स पॉइंट फोर में 32 और बताइए 29 और 32 29 के अलावा कोई बोलो। आप भी नहीं करके आए? कोई डाउट नहीं है तो कोई और पूछ ले रहा है डाउट। 32 29 के अलावा कोई? नो सर। पहले 29 देख लेते हैं। There is a uniform magnetic field directed perpendicularly and into the plane of the paper. An irregular shaped conducting loop is slowly changing into a circular loop in the plane of the paper. ठीक है, तो सोच के देखो, उन्होंने कहा एक रैंडम शेप का लूप ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। तो ऑब्वियसली इसे अगर एक सर्कल बनना है तो हर पॉइंट पे फोर्स कैसा लगना चाहिए? रेडियली आउटवर्ड लगना चाहिए। तो अब I क्रॉस B करके देखो जरा, अगर ऐसे करंट मान लेता हूं मैं, I क्रॉस B करता हूं तो एलिमेंट में फोर्स अंदर आया तो लूप और सिकुड़ जाएगा। कर पा रहे हो? और उल्टा करंट मानू मैं, अगर ऐसे करंट मानू तो इस एलिमेंट पे देखो I क्रॉस B, फोर्स कैसा आ रहा है? रेडियली बाहर, तो फिर क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए।
बस ये देखना था। फिर क्या पूछा है? करंट। करंट के बारे में पूछा, ऑल्टरनेटिंग करंट तो नहीं आएगा, पलट थोड़ी रहा है लूप। उसके बाद 32 एसी कैसे आएगा यार? करेगा क्या बोल रहे हो? मतलब पहले से सर्कल है, रैंडम लूप, रैंडम शेप का है, अब चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? उसमें पहले से कोई करंट है? हाँ, अरे तुम कहना चाह रहे हो डायरेक्शन इतनी जल्दी जल्दी बदल रही है कि लूप का शेप चेंज ही नहीं बदल रहा। कह सकते हैं। शेप है उसका कोई भी गिवन बढ़ जाएगा ऐसा कुछ। सर्कल क्यों बन रहा है, इसका लॉजिक बोल रहे नहीं हो? सर, सर्कल बनना चाहिए तो सर गिवन पैरामीटर के लिए अपने का मैक्सिमम एरिया कवर करें। मैक्सिमम एरिया कवर करेगा तो मैक्सिमम प्लस, मतलब पर से कंपेयर में प्लस ज्यादा होगा, इसलिए सर्कल बन रहा है। हाँ, तो मतलब अंदर की साइड पे प्लस बढ़ गया। ये एक्सप्लेनेशन किस चीज का है? ये कॉन्सेप्ट को मतलब करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए। तो इससे डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लॉजिक है, वो भी सही। ठीक है ना? 32 ये किसने पूछा है यार? किसको डाउट है 32 में? अतुल्य। साइन कन्वेंशन अभी बता देते हैं बेटा, सिंपल सा है। डर जाते हो तुम लोग देख के बड़ा डायग्राम, बस। हाँ है। अरे ये 2 ओम का है, ये 2 हेनरी का है, 2 वोल्ट का है, 3 वोल्ट। कितना क्रिएटिव हुआ है देखो। वाह, 4 4 4 4 क्या रहा है? I1 इधर से आ रहा है, अच्छी बात है। I2 इधर जा रहा है, और I3 बताया नहीं है। अब देखो क्या, सबसे पहले प्लस माइनस लगा लेते हैं। I1 के बारे में क्या बताया? बढ़ रहा है I1, di1/dt, ये आपको दिया गया है 3। इंडक्टर बैटरी बन जाता है, ये पता है ना, बस उसकी पोलैरिटी डिसाइड करनी है। इंडक्टर का ईएमएफ तो पता है आपको, LDI/dt हो जाएगा। बस प्लस साइन किधर और माइनस साइन किधर, यही सोच रहे हो शायद। रजिस्टर के लिए तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। इंडक्टर, इसमें करंट बढ़ रहा है अंदर की तरफ, तो कैसे बनेगा? खुद को अपोज करना है, उल्टा काम करना है। यहां से करंट घुस रहा है और करंट बढ़ रहा है, अरे ऐसे बढ़ेगा ना, नहीं समझ आया? यहाँ से करंट घुस रहा है और करंट बढ़ रहा है, तो अपोज करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल इधर होना चाहिए ना, तभी तो अपोज करेगा। और ईएमएफ LDI/dt से। सिमिलरली I2 की बात करें, I2 का क्या हो रहा है? घट रहा है I2। तो सोचो इधर से करंट घुस रहा है और वो घट रहा है, तो ये उसे क्या करना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा। तो कैसे बनाएगा? अरे समझ आ रहा है? अब यहाँ से आया था 1 एम्पियर और यहाँ से आया है 5 एम्पियर, यहाँ गया है 2, तो यहाँ कितना क्या होगा? क्या नहीं दिया? दिया है वही dt। तुमसे पूछा क्या है? Vm माइनस VB पूछा है ना, तो तुम्हें उधर जाने की जरूरत ही कहाँ है? सीधे सीधे निकल जाओ ना। अरे उस रास्ते पे जा ही क्यों रहे हो भाई, जिसमें पता नहीं है, देना तो पड़ेगा उनको, पर दिया नहीं है। तो सीधे देखो, प्लस
ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, और यहाँ पहुंच गए। लिख के बताओ। एक्सरसाइज 6.5 बोलो भाई। 36 और 39, 39 और 36, 39 के अलावा कोई? थर्टी एट और कोई? थर्टी सिक्स का फोर्थ पार्ट, फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। में क्या हुआ? फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, तो इसको सर्किट को मैं रिड्रॉ कर देता हूँ। इंडक्टर के अक्रॉस तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना होता है, तो ऐसे बना देते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, बातें मत करो या धीमे बात करो। ये बी हो गया, ये आर हो गया, ये है 2R, ये है 2R और ये है R, है ना। इनके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट बताना है, और बैटरी को तो कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देते हैं। कैसा बनेगा ये? इसको थोड़ा अलग से बनाया है। अगर ए बी को एंड्स पे लेके, तो एक तो ए और बी के बीच में R और 2R है, तो एक और साइड पे 2R और R है ना। और ये किसके बीच में है? ये पहले वाले R 2R, ऐसे बन तो गए। अब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, और फिर सीरीज। 36, 38 T is closed at t is equal to 0. I1, I is I1 at t is equal to I is I2 at t is equal to I1 by I2. उनको डाउट है इसमें कैसे? तो T0 पे इंडक्टर की ब्रांच में करंट कितना जाता है? तो T इंफिनिटी पे कंडक्टर को कंडक्टिंग वायर की तरह मान लिया करो, तो सारा करंट ही उसमें जाएगा। वोल्टेज जो बैटरी है ना वो वाले पार्ट में तो V वोल्ट ही हो जाएगी बस। तुमसे क्या पूछा है? करंट I इज इक्वल, इससे पूछा है ना करंट निकलता हुआ। ऐसा सोच के देखो कि इनके अक्रॉस V वोल्ट ही तो डिफरेंस आएगा। देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ अगर आप 0 मान लेते हो तो यहाँ V तो आ गया, और यहाँ आपका इंडक्टर है ना, ऐसे। तो पहले की बात की गई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये जो करंट है यहाँ पे I जो जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी बिफोर या जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करने वाला है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसका तो कोई यूज नहीं है T0 पे, ये करंट जो इसमें जाने वाला है। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस देख ही सकते हो, इनके अक्रॉस कितना है V, तो इनमें करंट कितना जा रहा होगा? दोनों सीरीज में है ना अभी, तो पहले का I तो क्या आ गया, और इन्फिनिटी पे ये शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। तो सिर्फ क्या बचेगा? R। तो ऐसे डराने की चीज़ है। दो बैटरी 39 A switch is in position A for a long time, suddenly switch to side B.
तो पहले लॉन्ग टाइम के लिए अगर ए स्विच पे रखेंगे तो इंडक्टर में करंट कितना होगा, मुझे ये बताओ। मैक्सिमम करंट होगा इज इक्वल टू ई बाय आर। जैसे ही दूसरे सर्किट में आप इसे डालोगे, अब इस सर्किट में आपको क्या क्या पता है ये बताओ। क्या आपको इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है ये पता है? बस एक चीज के लिए आप श्योर हो कि करंट अभी भी Imax होगा T0 पे, क्योंकि जैसे ही स्विच बदलेंगे इंडक्टर में करंट उसी इंस्टेंट पे तो बदल नहीं सकते। अच्छा, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी रॉड की, क्योंकि करंट उसमें जाएगा, फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ना, तो I क्रॉस B करोगे, फोर्स इधर आ रहा है, तो फोर्स की वजह से क्या होगा, रॉड स्लाइड करेगी, तो रॉड के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही होगी? इंडक्टर की एनर्जी से। एनर्जी प्रकट थोड़ी हो सकती है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ही तो हो सकता है। पहले सारे इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी भरी हुई है पूरी तरह से, तो जैसे जैसे करंट सप्लाई कर रहा है रॉड को, ऑब्वियसली रॉड का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो वो उस एनर्जी को एब्सॉर्ब जरूर कर रहा है और उसकी वजह से वो आगे बढ़ता जा रहा है। समझ आ रहा है? मैक्सिमम स्पीड पूछी गई है शायद रॉड की मैक्सिमम स्पीड कब होगी? जब तक वो एक्सेलरेट होता रहेगा। वो एक्सेलरेट कब तक होता रहेगा? जब तक फोर्स लगता रहेगा। फोर्स कब तक लगेगा? जब तक करंट देते रहेंगे। करंट कब तक दे सकता है इंडक्टर? जब तक उसमें एनर्जी स्टोर्ड है। तो मैक्सिमम के केस में आप क्या कह सकते हो, इंडक्टर में स्टोर्ड सारी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी। समझ आया? ग्रेड 2 भी दिया था। हाँ जी, 1 से 5 में कोई डाउट? 1 to 5। कोई और कुछ पढ़ना है, मैथ्स वैथ्स करना है तो वो कर लो, बैठे क्यों, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? सुन रहे हो तो अच्छी बात। 5 तक कोई डाउट? 10 तक कोई डाउट? 7, a metallic ring is dropped down, keeping its plane perpendicular to the constant and horizontal magnetic field. Ring enters the region at t is equal to 0, completely emerges out at t is equal to t. The current in the ring varies as रीजन ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का, और रिंग को ऐसे गिराया है। जैसे जैसे अंदर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ईएमएफ आएगा ना। कर लो बात यार, तुम डर क्यों जाते हो? क्या बात कर रहे थे? उससे कह रहे थे ना कुछ, जिससे भी कह रहे थे, कुछ कह रहे हो कह लो, मैं कुछ मना नहीं कर रहा, टाइम बता रहा हूँ। 5-15 मिनट बाकी है, मुझसे ही पूछ लिया करो यार, तुमसे ज्यादा घड़ी मैं ही देख रहा होता हूँ, मुझे जाके बैठना होता है, खड़े रहने का शौक नहीं है। मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। 15 मिनट बाकी है, 5 बजे तक क्लास है, 5 मिनट पहले मैं छोड़ता हूँ, 10 मिनट बाकी है, और तुम थोड़ी और बात करोगे तो 5 ही मिनट बाकी रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कितने क्वेश्चन है? 25 तो डाउट होंगे ही कम से कम। 7, तो मेटालिक रिंग को जैसे ही आप ड्रॉप करोगे, बोला जा रहा है t इज इक्वल टू 0 पे एंटर करती है, ठीक है ना, तो t टाइम में कितना रीजन अंदर हो जाएगा हम वो देख सकते हैं। फ्लक्स अगर लिखे तो, अरे तुम अपने दोस्त के पास नहीं बैठे, तुमको तो नजर ही नहीं गई मेरी, बैठना तो तुम ही हो ना, इसके पास क्यों नहीं बैठे? क्या कर दिया तुमने? हाँ, आकाश सा की दोस्ती तो कमाई है, वो भी खो दी तुमने। क्या यार, लड़ाई होगी क्या तुम दोनों की? तो दिखा नहीं तुमको ये? क्लास के बीच में आए थे क्या तुम बीच में आए थे? तुम्हारा ध्यान होगा उस समय पढ़ाई के ऊपर और तुम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए थे।
नहीं बोलना है इस पे भी, ठीक है? हाँ मत बोलना है। हाँ हद हो गई, आदमी घुसा तुम्हें दिखाई नहीं। 7 मेटालिक रिंग इज ड्रॉप कीपिंग प्लेन पर t इक्वल टू 0। करंट कैसा होगा? तो जैसे जैसे अंदर जाएगा फ्लक्स बढ़ रहा होगा, ठीक है? क्या कह सकते हैं हम? टी टाइम पे लूप थोड़ा सा अंदर आ जाएगा कुछ ऐसे। इस समय इसकी स्पीड भी हो गई होगी gt, है ना? ईएमएफ कैसे लिख सकते हैं बताओ? अरे बोलो। अरे वो तो पता है d∅dt। फ्लक्स क्या लिखेंगे? गलत ऑप्शन क्या है? बाहर निकलेगा तब नेगेटिव भी तो होगा करंट। हाँ किसी को डायरेक्ट क्या आंसर है? अरे जब बाहर निकले क्या हुआ? करंट की डायरेक्शन नहीं बदलेगी तब तो नेगेटिव ये थोड़ी होता है कि पॉजिटिव साइड बना रहे। नेगेटिव होगा ना, नीचे करंट होगा तो सेकंड आंसर आ जाएगा ना। ये करने की जरूरत ही नहीं है अपन को निकालने की। वो निकल सकता है, असंभव नहीं है, निकालना पॉसिबल है, पर क्यों निकाले? एक ही ग्राफ के अंदर आपको दिया हुआ है, लिख लो वहां पे जब लूप एग्जिट करेगा उस समय पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। 7 के बाद कौन सा था? जल्दी बोलो, टाइम बाकी नहीं है ज्यादा। 15 मिनट कहाँ बाकी है? तुम्हारी घड़ी पीछे। बोलो 19 से पहले कोई करके नहीं आए हो क्या? सर 12। 12 यार इतना बड़ा क्वेश्चन। रिंग मेड ऑफ is rolling without slipping horizontal velocity, not conducting wire of so this is the uniform magnitude V is perpendicular to the plane of the ring magnitude of induced EMF between the ends of the wire. प्योर रोलिंग हो रही है? क्या बोला है? प्योर रोलिंग हो रही है? क्या हो रहा है? तो इसके अक्रॉस आपको वही तो चाहिए, तो हाफ भी ओमेगा आर स्क्वायर लगा सकते हैं ना। क्या बीवीएल से निकाला तुमने? पर हर पॉइंट की स्पीड अलग होगी ना रॉड। देखो इसके अबाउट अगर देखें, प्योर रोलिंग हो रही है, इसकी स्पीड v दे रखी है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? कोई पता है? V0। प्योर रोलिंग नहीं पता तो क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? हाफ भी ओमेगा एल स्क्वायर नहीं आएगा? अच्छा तुम लोगों ने बी वी इंटू 2 आर कर दिया, वो भी ठीक है, सेम ही तो बात है, ठीक है। और बोलो 12 के बाद 19, उससे पहले कोई नहीं? ये तो पॉसिबल ही नहीं, करके नहीं आया, साफ दिख रहा है, तुम खुद जानते हो, है कि नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? तुम घुसे जा रहे हो नीचे, क्या हो गया? तुम्हारा नाम क्या है? धैर्य। तुम करके आए हो? कहाँ तक किया था तुमने? जस्ट पहले तक किया होगा ना। ऐसे बोलते ना कि मैंने 12 तक किया था। ये सब मैं कर चुका हूँ मैथ्स की क्लास में बेटा। क्वेश्चन नंबर ऐसे साफ रखा था मॉड्यूल, मतलब बेचो तो पूरे के पूरे पैसे वापस आए। कुछ मॉड्यूल तो चिपके हुए पेज वाले थे, जो खुलते नहीं है ना, नए होते हैं एकदम, शुरुआत में पेज चिपके रहते, वैसे थे, कभी खोले ही नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर का एज इट इज रखा हुआ था, कभी नहीं खुल पाया वो। इंटीग्रेशन का नहीं खोला था कभी। सच बोल रहा हूँ, भाई ऐसे ही होता है। तुम लोगों में से कई लोगों का तो है ना ऐसा, शिंदे साहब, है ना? रद्दी इकट्ठा कर रहे हो, 10 रुपए किलो के भाव में जाएगी।
उससे अच्छा ऑनलाइन व्हाट्सएप पे ऐड डालो, 1000-1200 में खरीद लेते हैं लोग। हाँ आगे बोलो, 4 मिनट और बाकी है, जल्दी बोलो, एक क्वेश्चन हो जाएगा। 19 बोला ना, फिर 18 तो फिर वापस डिस्कस करना है तो फिर फायदा नहीं है ना कोई, करना है वापस या तुम नहीं करने वाले हो? पक्का सच बोलो, करके आओ, नहीं तो मैं बढ़ जाऊँ ना आगे। देखो क्या होगा ना, कोई पूछेगा आके तुमसे बाहर से कहाँ तक डिस्कशन हुआ, तुम कहोगे सिर्फ एक्सरसाइज हुई है। एटलीस्ट कहने के लिए तो हो जाएगा कि हाँ सेट 2 भी हो गया है। अगर तुम सच में जेन्युइनली करके आने वाले हो तो रुका जाए, नहीं तो अपने पॉइंट्स बढ़ाए ना, हम जल्दी जल्दी डिस्कशन करा रहे हैं। बात समझ रहे हो? अभी नहीं किया है ना सॉल्व, आधा अधूरा सवाल देख के ऐसा मन हुआ कि रहने दो यार। सेट 2 किया है, ये थोड़ा मुश्किल था क्या? ये सेट 2 ही है ना? चलो कब करना है तो डिस्कस बताओ। कल क्या थर्सडे, कल फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन है ना। मैं एसी खत्म कराना चाह रहा हूँ इसमें, तो इसे मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ करो ना, पूरे चैप्टर तो खत्म हो ही गया। अगर आप कर पा रहे हो तो खुद के लिए करो यार, ठीक है?